Hi everyone, in this particular video we are going to discuss the electoral bond scheme. And in this electoral bond scheme, the very first fact is that ये particular scheme introduce कैसे की गई. So this particular scheme was introduced by Finance Act 2016 and 2017. Now why are we studying this particular scheme here right now? Because there is a Supreme Court verdict which is yet about to come, and this Supreme Court verdict as of now is reserved. द मेन क्वेश्चन इज़ कि क्या ये इलेक्टोरल फंडिंग जो कि एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग अलाउ करता है, राइट. एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप डोनेशन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता नहीं होगा, यानी दे डोंट नो कि ये पैसा इनके पास कैसे आया, और वोटर्स जो हैं, वोटर्स को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि किसने कितना पैसा दिया. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट करी है, वो जो इन्होंने मेन बात ये बोला है कि आप ज़रा सोचिए कि कोई एक कंपनी है, लेट्स से देयर इज़ दिस कंपनी ए विच इज़ एंगेज्ड इन माइनिंग, जस्ट इमेजिन माइनिंग, राइट. और मान लीजिए ये किसी स्टेट में माइनिंग कर रहे हैं, और आजकल तो चल रहा है डबल इंजन ग्रोथ का मामला. डबल इंजन ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स में, उसका क्या अभिप्राय होता है? डबल इंजन ग्रोथ किस कंटेक्स्ट में कहते हैं? जब वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लेवल पे जब एक वन पॉलिटिकल पार्टी हो तो आसानी होती है. अब ये कंपनी ए है, इसको स्टेट ऑक्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट देगा माइन करने का. कंपनी ए ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से परचेज कर लिया. नो अपर लिमिट है, कोई अपर लिमिट नहीं है. तो इसने इलेक्शंस के टाइम पे मान लीजिए ₹10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और ट्रांसफ़र कर दिया. ट्रांसफ़र टू पार्टी एक्स. अब ये पार्टी एक्स जो है, इस पे कोई नो इनकम टैक्स. ये जो मनी है पार्टी नो डिस्क्लोजर, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. पार्टी इज़ फ्री टू यूज़ द फंड. और वोटर्स आर अनअवेयर कहाँ से ये पैसा आया. बट इफ़ यू नोटिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इज़ पार्शली ओन्ड बाय, सॉरी पार्शली क्या, कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट यानी रूलिंग पार्टी कैन नो who got what funding from whom, because anonymity of the donor जो है, एनोनिमिटी यानी रैंडमनेस, एनोनिमिटी ऑफ द डोनर जो है ना, वो सिर्फ उस इलेक्टोरल बॉन्ड पे लिखा होगा, नो नेम. पार्टी को सिर्फ अमाउंट मिलेगा 10 करोड़ का बिना नाम के साथ. लेकिन भाई फ़ोन करके तो बता ही सकता है कंपनी है कि मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दिए. और अगर विद इन सर्टेन डेज इस पार्टी को 10 करोड़ रुपए रिसीव भी हो गए बैंक से, तो बिना बोले पता तो चल ही गया दोनों को कि किसने पैसे दिए. तो ये एनोनिमिटी कंप्लीट तो है नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे कहा कि एनोनिमिटी इज़ नॉट 100%. एनोनिमिटी इज़ नॉट 100%. गवर्नमेंट जो है वो तो पता लगा ही सकती है क्योंकि SBI इज़ द ओनली अथॉरिटी, राइट. तो ये सारे क्रिटिसिज्म के कंटेक्स्ट में अब फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस एक्ट 2016-2017 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, और जो अमेंडमेंट किए गए वो 4 एक्ट्स में किए गए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में किया गया,
कंपनीज एक्ट 2013 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इन 4 एक्ट्स में अमेंडमेंट किया गया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो एनोनिमस फंडिंग है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई कंपनी भी कर सकती है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसी भी तरीके का पब्लिक डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है कि अब उनको कितना अमाउंट चंदे की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू रिसीव हुआ। इससे क्या है, वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन इफेक्ट होता है, क्योंकि वोटर्स को पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा कौन दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप खरीद सकते हैं 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख के डिनोमिनेशंस में। अच्छा, ये किसी भी तरीके से, ये जो अगर आपने लेट से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया तो ये बैंक सिक्योरिटी की तरह काम नहीं करेगा। ये आप इसके बेसिस पे प्लेज नहीं कर सकते गोल्ड एंड ऑल, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे गोल्ड को हम प्लेज कर सकते हैं वैसे इसको प्लेज नहीं कर सकते, कांट प्लेज इट, इट इज़ नॉट अ बैंक सिक्योरिटी, राइट। और यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि एसबीआई के थ्रू परचेज़ किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि उन्होंने बैंक से कितना रुपए बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू लिया है, राइट। अर्लियर क्या था, पहले कंपनी सिर्फ 7.5% अपना जो 3 साल का प्रॉफिट है, या ध्यान से सुनिएगा, कंपनी अपने 3 साल के प्रॉफिट में से सिर्फ 7.5% जो है वही डोनेट कर सकती थी। अब ये जो अपर लिमिट थी ये रिमूव कर दी गई है। एक तरीके का ये प्रॉमिसरी इंस्ट्रूमेंट होता है, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉमिसरी इंस्ट्रूमेंट, राइट, लाइक अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो अपर लिमिट टू एनी डोनेशन मेड वाया इलेक्टोरल बॉन्ड। डोनेशंस को सिर्फ डिजिटली करना है, चेक्स के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना है। डिजिटली बोले तो नेफ्ट और आरटीजीएस। और डोनेशन सिर्फ इंडियन करेंसी में हो सकती है, फॉरेन करेंसी में नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है 5 जजेस की, जो इस पर अपना वर्डिक्ट अभी रिजर्व करके रखी है, यानी फैसला उन्होंने बना तो लिया है बट पब्लिक डोमेन में अभी नहीं डाला है। 5 क्वेश्चन है इस बेंच के सामने थे कि क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये किसी भी तरीके से वोटर का राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट करता है, क्या इसमें जो एनोनिमिटी है वो डोनर की राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए है, क्या वो एनोनिमिटी कंप्लीट है, या ये किसी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खतरा करता है क्या। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो कंपनी का अपर लिमिट है वो हटा देना सही नहीं है, क्योंकि कंपनी को बनाया बिजनेस के लिए जाता है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देने के लिए। और किसी भी तरीके से बिजनेस का पॉलिटिकल पार्टीज़ से लेना देना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि पॉलिटिकल फंडिंग जो कंपनीज़ करती हैं उसमें कोई अपर लिमिट सेट होनी चाहिए। कंपनीज़ को डोनेट करना चाहिए सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक पर्पस के लिए, वेलफेयर एंड ऑल के लिए, ठीक है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर शॉर्ट अपडेट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट टू नो more such interesting insights into current affairs.